नमस्कार, सुबह के 11:15 बज रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। और सबसे बड़ा दंगल वापस आ गया है। जी हां, लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद आज एक बार फिर से चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। और इस बार दो बड़े राज्य, जी हां, एक तो हरियाणा खास राज्य इसलिए है क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, और दूसरा महाराष्ट्र 288 सीटों वाला। अब से तकरीबन 45 मिनट बाद यानी कि दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग इन दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे दें, अब से कुछ देर में चुनाव आयोग हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र दौरे से लौटने के बाद कल एक समीक्षा बैठक की थी और दोनों राज्यों में अंतिम चुनाव तैयारियों पर मुहर लगा दी थी। हरियाणा में मौजूदा विधानसभा की अवधि 2 नवंबर तक है और महाराष्ट्र में 9 नवंबर तक। ऐसे में चुनाव आयोग को 2 नवंबर से पहले चुनाव की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करना होगा। दोनों राज्यों में 1 से 2 चरण में चुनाव की संभावना है। हरियाणा में कहा जा रहा है कि 1 चरण में और महाराष्ट्र में 1 से 2 चरण में चुनाव कराए जा सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा दंगल। दोपहर 12 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में हर एक डिटेल चुनाव की हम आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही जगह बीजेपी की सरकार है। क्या एक बार फिर से बीजेपी कमाल करेगी या फिर कांग्रेस पार्टी विपक्ष खेल खराब कर सकता है? तो इलेक्शन ब्रेकिंग आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हरियाणा महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी देर बाद दोपहर 12 बजे। और हमारे साथ इस कवरेज में हमारे खास सहयोगी जुड़ रहे हैं। बड़ा इंतजाम जो हमने किया हुआ है, ना सिर्फ हरियाणा के लिए बल्कि महाराष्ट्र के लिए भी। एक चीज मैं आपको बता दूं, जल्दी से वीडियो कॉल का अगर हम रुख करें, ये देखिए, आप देख सकते हैं चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर से नीरज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और बड़ी बात यह है कि आज सबसे ज्यादा जो हलचल का केंद्र है नीरज, वो चुनाव आयोग ही रहने वाला है। उधर कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो हमारे संवाददाता अरुण सिंह हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस कहाँ है अरुण? महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, कब दिखाई देगी, ये सवाल मेरा आपसे होगा। उधर रवि सिंह की अगर बात करें तो फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रवि सिंह हमारे साथ मौजूद है। मुझे रवि, आपके पीछे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा का चुनावी मूड क्या कह रहा है, ये हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और हरियाणा के ब्यूरो चीफ मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी बात यह है कि मोहित की अगर बात करें तो हरियाणा की सियासत पर बड़ी पैनी नजर रखते हैं। और ऐसे में मोहित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को फिर से जनता का आशीर्वाद मिलेगा या नहीं। और यहाँ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ जी, क्या कांग्रेस पार्टी कुछ खेल खराब कर पाएगी या भारतीय जनता पार्टी फिर से विद फ्लाइंग कलर्स मोदी के चेहरे के साथ वापसी करेगी? ये मेरा आपसे सवाल होगा। लेकिन सबसे पहले हम जल्दी से रुक कर लेंगे नीरज का। हमारे संवाददाता मौजूद है। नीरज, चुनाव आयोग ऑल सेट, माना जाए कि दोपहर 12 बजे, ठीक दोपहर 12 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा? देखिए, बिल्कुल हरियाणा और महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। और आपने ठीक कहा कि 3 से 4 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, उसके बाद दोनों राज्यों की तिथियों का ऐलान हो रहा है। पिछली बार 12 सितंबर को चुनाव तिथियों का ऐलान किया था चुनाव आयोग ने, इस बार 21 सितंबर है। लेकिन चुनाव के साथ साथ राजनीतिक परिस्थितियां भी बदली हुई हैं। महाराष्ट्र में आपको याद होगा कि पिछली बार चारों प्रमुख पार्टियां यानी भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी थी, कांग्रेस तीसरे पर और शिवसेना दूसरे नंबर पे थी। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की थी। इस बार एक साथ चुनाव मैदान में उतरेंगी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि गठबंधन का आमने सामने का मुकाबला होगा। और हरियाणा में चुनौती होगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी कि खट्टर सरकार दोबारा वापसी कर पाती है कि नहीं। तो एक बार चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी जो है वो तेज हो जाएगी। और 12 बजे का इंतजार कि कब चुनाव यानी मतदान की तारीख होगी और कब मतगणना की तारीख चुनाव आयोग तय करता है। उम्मीद इस बात की है कि दीपावली के आसपास मतगणना की तारीख होगी। झारखंड, नीरज ये बताइए कि झारखंड के जहां तक चुनाव है वो क्यों टाल दिए गए? पहले कयास जा रहे थे कि झारखंड में भी चुनाव हो सकते हैं। देखिए, पिछली बार आपको याद होगा कि झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे और दोनों राज्यों में 5 चरणों में चुनाव हुआ था। लेकिन झारखंड की परिस्थितियां अलग होती हैं क्योंकि बहुत सारे इलाके वहां नक्सल प्रभावित हैं। और वहां की परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव आयोग ने तय किया कि महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव अलग कराए जाए। जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की तैनाती अधिक है, इसलिए अर्धसैनिक बल भी चुनाव आयोग को थोड़ा मिलना मुश्किल हो सकता था, इसलिए झारखंड में चुनाव बाद में कराए जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग ने तय किया है कि अगर किसी विधानसभा के
पूरा होने में अगर वक्त बचता है तो वहाँ चुनाव कराने की कोई जल्दी बिल्कुल, नहीं तो होगी। जैसा आप बता रहे हैं नीरज, हमको महाराष्ट्र और हरियाणा में तुरंत आज ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में चुनावों को फिलहाल बाद में कराया जाएगा। आज दोपहर 12 बजे झारखंड की तारीखों का ऐलान नहीं होगा। जल्दी से हम रुक करना चाहेंगे हरियाणा का, क्योंकि हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा हरियाणा में हमारे साथ मौजूद है। हरियाणा के ब्यूरो चीफ है मोहित। मैं देख पा रही हूँ कि आपके साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं हरियाणा में। अब से थोड़ी देर बाद अगर हम घड़ी की तरफ देखें तो 40 मिनट का इंतजार है, उसके बाद दोपहर 12 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हरियाणा में क्या मूड है? क्या बीजेपी का पलड़ा भारी है या कांग्रेस पार्टी में दम दिखाई दे रहा है? देखिए, हरियाणा में जैसे ही ये पता लगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है चुनाव आयोग की, उससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है और आईएनएलडी के एक बड़े नेता जो कि फाउंडर मेंबर हैं आईएनएलडी के, उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। बीजेपी में कांग्रेस के भी एक बड़े नेता को उन्होंने शामिल कर लिया। तो ये सब कुछ चल रहा है हरियाणा में, लेकिन जनता तय करेगी। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि 75 प्लस यानी 90 विधानसभा सीट है, 75 प्लस हम लेकर आएंगे, लेकिन ये जनता जो हमारे साथ है ये तय करेगी 75 प्लस बीजेपी को देने हैं या नहीं। आप क्या कहेंगे? 75 प्लस का नारा लेकर मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि हम जीत कर आएंगे हरियाणा चुनाव। देखिए, वो तो जो उनका नारा है वो एक पॉलिटिकलाइज्ड नारा है, हम उसके बारे में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन खट्टर जी का इस टाइम अपर हैंड है। क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर जाएं तो पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम बीजेपी का अपर हैंड कांग्रेस से या आईएनएलडी से है ही है। वो विपक्ष इस टाइम बहुत कमज़ोर है। ये किस वजह से? मनोहर लाल खट्टर की साफ इमेज, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है करप्शन का कि उन्होंने कोई बड़ा करप्शन कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ा वैसे एक प्लस पॉइंट है भी है कि मनोहर लाल जी के, क्योंकि एक ये भी है कि उनकी कोई फैमिली नहीं है या कोई किसी को सपोर्ट नहीं करना है। वो सारा टाइम अपना जो डेडिकेट करते हैं वो जनता के लिए करते हैं। ये तो उनका एक प्लस पॉइंट है ही है। लेकिन कांग्रेस का जो विपक्ष है वो इस टाइम हेडलेस और बिखरा हुआ विपक्ष है। आपको लगता है हरियाणा में कोई ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेंगे, बीजेपी को वोट ना भी करें लोग? ये भी हो सकता है, क्योंकि वो तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो जीत रहे हैं, ये बात बिल्कुल साफ है। नहीं, पॉसिबिलिटी ये भी बीजेपी जीत जाएगी जहाँ तक है, क्योंकि विपक्ष जो है वो इतना मजबूत नहीं है। क्यों? जैसे मतलब चौटाला ग्रुप थे वो भी बिखरा हुआ है, और कांग्रेस ने जो अब बेस बनाया है वो बहुत लेट बनाया गया बेस। कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है कि ये काम नहीं हुआ, मैं वोट नहीं करूंगा इस सरकार को, इस जो पार्टी सरकार में इस वक्त बैठी है? कोई एक मुद्दा नहीं, ये तो ऐसे मुद्दे कोई नहीं, वोट नहीं करेंगे, वोट करेंगे। बट एक मैं कहूँगा हरियाणा सरकार से, जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज होते हैं इनके, उनका जो मेडिकल है वो कैशलेस कर दिया जाना चाहिए, ना कि वो अपने दफ्तरों में चक्कर काटते हैं परेशान ना हो मेडिकल बिल पास कराने के लिए। मेरा खुद का मेडिकल बिल भी यानी हरियाणा में मुद्दे हैं, लेकिन कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर को आप घेर दें कि आपने जमीन का अलॉटमेंट किसी के नाम पे कर दिया, आपने कोई बड़ा करप्शन कर दिया। ये मुद्दे हरियाणा में नहीं है, ये बात ये हरियाणा की जनता कह रही है। हम देख रहे हैं, देखिए एक बात जो आपके साथ मौजूद लोगों ने बड़े साफ तौर पर कही, उन्होंने ये कहा कि भाई विपक्ष जो है वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या मनोहर लाल खट्टर के लिए जनता का आशीर्वाद बरसेगा? क्या मिशन 75 प्लस के साथ बीजेपी फिर से हरियाणा में वापसी करेगी? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। मैं उस पर आगे आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल जी जुड़ गए। और रामकृपाल जी, मुझे लग रहा है 4 महीने बाद आपसे मुलाकात हो रही है। 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, तो मैं अब आपसे जानूंगी कि क्या 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद जैसे विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, क्या फिर वही कहानी इस साल भी दोहराई जाएगी या मामला जो है वो बदल जाएगा? लेकिन इस बीच हमारे साथ देखिए गुरुग्राम से हमारे संवाददाता अनुराग ढांटा भी जुड़ गए हैं, और आप देख पा रहे हैं कि बीजेपी मुख्यालय से विक्रांत यादव हमारे साथ है। विक्रांत, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले अनुराग, मोहित ने हमें बताया, जो उनके साथ लोग मौजूद हैं, कि विपक्ष हमें दिख नहीं रहा है। तो अगर बीजेपी का विकल्प भी, तो वो विकल्प कौन होगा? आपके साथ गुरुग्राम में जनता मौजूद है, ये साइबर सिटी है, तो जरा इन लोगों से जानिए, हरियाणा के आज चुनाव की तारीखों का अब से 1 घंटे बाद ऐलान हो रहा है, क्या सोच रहे हैं ये लोग? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में चुनाव को लेकर हमेशा उत्साह होता है, ये बात तो तय है। लेकिन इस बार के जो चुनाव हैं वो बेहद अलग होने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शायद ये पहली सरकार है जो 5 साल पूरे करने के बाद हरियाणा में मैंडेट मांगने के लिए दोबारा जा रही है। और कोई बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी सड़क पर नजर आ रहा हो ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हमारे साथ गुरुग्राम के मौजूद हैं। मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि किस पार्टी को आप समर्थन करेंगे या क्या समर्थन करेंगे, सिर्फ ये बता दीजिए कि कितना उत्साह इस बार चुनाव को लेकर है, लोग इंतजार भी कर रहे हैं कि नहीं चुनाव का? बिल्कुल, बहुत ही ज़्यादा इंतजार हो रहा है। आचार संहिता जो कि 13 तारीख को उम्मीद थी कि लग जाएगी,
करते करते आज 21 तारीख आ गई है और कल भी उम्मीद ऐसी थी कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन नहीं हो पाई। आज ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस होके बहुत उत्साह, चरम पे उत्साह चल रहा है। तो लेकिन क्यों इतना उत्साह है, क्यों इंतजार कर रहे हैं आचार संहिता लगने का? हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड टूटने वाला है। जैसे 10 की 10 लोकसभा सीटें प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरियाणा को दी गई। हरियाणा के अंदर या तो बहुमत से सरकार पहले आई थी जो रिकॉर्ड था समझौते के तहत, आज 85+ के साथ हम हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतने बहुमत से, मुझे नहीं लगता कि कोई विपक्ष। आपको लगता है कि 85+ सीटें ले जाएगी? कोई विपक्ष आपको नजर नहीं आता है फिलहाल। क्या आपको लगता है कि मुद्दा हो सकता है चुनाव में जिसकी वजह से कि अभी तक तो हमको कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है, जैसे पहले बिल्कुल आर पार की जो लड़ाई नजर आती थी उस तरह की लड़ाई तो ग्राउंड पर नजर फिलहाल नहीं आ रही है, क्या वजह है उसकी? ये जो चौमुखी विकास कराया, कोई काम तो छोड़ा नहीं है, नौकरियों में, सड़कों में, और आपके ये लगा लो पानी, बिजली, 24 घंटे बिजली आ रही है, पानी आ रहा है, तो ऐसा कोई मुद्दा विपक्ष के लिए छोड़ा नहीं है खट्टर सरकार ने। लेकिन क्या इसको भी ये कह रहे हैं कि मुद्दा कोई बहुत विशेष इस तरीके का नहीं है जिसको लेकर विपक्ष कोई बहुत ज्यादा हंगामा कर सके? क्या इसको भी आप महत्वपूर्ण मानते हैं कि इनेलो पार्टी जो है वो अब 2 टुकड़ों में बंट चुकी है, तो जो भी मुकाबला होगा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होना है? नहीं सर, मुकाबले वाली तो बात ही नहीं सर। इस बार ये जो विकास कार्य जो हुए ना, मेरा गाँव गड़ियर शुरू है, उसके अंदर मतलब जो काम हम बगैर बोले मंत्री जी से मतलब ऐसे विकास कार्य हुए, जैसे फ्लाईओवर है, मतलब 64 करोड़ के आसपास उसकी लागत से है, मतलब समय सीमा से पहले मतलब पूरा हो रहा है। और भी काफ़ी कार्य मतलब जो बगैर बोले हुए। तो निश्चित तौर पर बेशक से कई बार खट्टर सरकार पर ये आरोप लगते रहे कार्यकाल में कि कानून व्यवस्था को ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसा मुद्दा यहाँ पर नजर नहीं आता है, कम से कम जो लोग हमें गुड़गांव में बता रहे हैं, जो सीधे तौर पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। और ना विपक्ष इतना फिलहाल मजबूत नजर आ रहा है कि वो सीधी टक्कर दे। खट्टर सरकार 5 साल पूरे कर चुकी है, उसके बाद मैंडेट लेने जा रही है। दिलचस्प इस मायने में होगा कि क्या लोग मैंडेट देते हैं इस सरकार को, जब बीजेपी की पहली ऐसी सरकार है कि एंटी इनकम्बेंसी की बात हमेशा की जाती है। अमिताभ जी और रामकृपाल जी, हम हमेशा ये कहते हैं कि 5 साल तक अगर कोई सरकार चली है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी उस सरकार के साथ ना जुड़ी हो। लेकिन यहाँ पर अभी हमने देखा, और मैं जल्दी से विक्रांत उसके बाद आपका रुख करूंगी। अरुण, मुझे मालूम है आप भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, मैं तुरंत आपके पास आऊंगी, लेकिन जल्दी से पहले रामकृपाल जी, क्या वाकई में हरियाणा में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? 5 साल तक सरकार ने कामकाज चलाया और अनुराग के साथ लोग जो मौजूद हैं उनमें से एक शख्स कह रहे थे कि जो काम डेडलाइन पर पूरे होने थे उससे भी पहले पूरे हो गए। देखिए 23 मई को जो नतीजे आए, हाँ। उससे लगा कि देश में ही कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और 23 मई के बाद से मैं सिर्फ कल, आज और कल की बात कर दूं, 5 अगस्त ऐतिहासिक दिन रहा है को लेकर के, जिस दिन राज्यसभा में पहली बार कश्मीर के सवाल पर 35A और ये हुआ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब देखिए 100 दिन 110 दिन हुए हों, जितने भी दिन हैं, इसमें अगस्त का महीना अभी तक चर्चा में है। सितंबर था, कल सीतारमन जी का दिन था जी। और 1991 के बाद ऐसा धमाका नहीं हुआ था। धमाका आप कह रहे हैं? मतलब धमाका मतलब मीन्स एक आश्चर्य, इवन कारपोरेट सेक्टर ने भी जिसको उम्मीद नहीं, जैसे 25 को होता है ना, हाँ। कि वो आएगा जी, सांता क्लास आएंगे, हाँ। कुछ देंगे, हाँ। यहाँ तो सांता क्लास की भी उम्मीद नहीं थी। जो हुआ है, हाँ। वो सचमुच में मतलब अमिताभ जी के सारे मुद्दे गौण हो गए, जैसे रामकृपाल जी कह रहे हैं कि भाई अगस्त में धारा 370 मतलब सभी मुद्दे गौण। मैं इस पर आपसे जवाब दूंगी। देखिए मुझे बस कुछ देर के लिए रुकना पड़ेगा, ये तो हमारी बड़ी कवरेज है जो आगे लगातार जारी रहेगी। हमारे साथ हमारे और संवाददाता भी मौजूद है, आपको ये बताते हुए कि बस थोड़ा सा इंतजार। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। हरियाणा और महाराष्ट्र की सीटों पर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद क्या बीजेपी का जादू, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू एक बार फिर से सर चढ़कर बोलेगा? सबसे बड़े दंगल में सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 25 मिनट का इंतजार है, जी हाँ 25 मिनट का इंतजार, और उसके बाद चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देगा। हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा और लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद एक बार फिर से बिगुल बज जाएगा इन दोनों राज्यों में चुनाव का। झारखंड के चुनाव के जो कयास लगाए जा रहे थे, जल्दी से हम आपको बता दें कि झारखंड के चुनाव इन दोनों राज्यों के चुनाव के साथ नहीं होंगे, इन चुनावों को बाद में कराया जाएगा। महाराष्ट्र और हरियाणा से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से जनता की जो नब्ज है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब की बार किसकी बनेगी सरकार और कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो इस बड़ी कवरेज में सबसे बड़े दंगल में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इससे पहले कि अपने संवाददाताओं के पास में जाऊं, आपको ये बताते कि हुए कि अब महाराष्ट्र की ग्राउंड रिपोर्ट भी हम तक आनी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अमिताभ सिन्हा मौजूद है। अमिताभ जी, अब
विपक्ष का कोई चांस, कोई सीन कुछ बन रहा है, दिख रहा है आपको विपक्ष महाराष्ट्र और हरियाणा में कहीं? पहले तो ये बताइए। देखिए, 2-3 चीज़ें साफ है, उनको अब बूस्टर डोज की ज़रूरत है। भले ही राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया हो, सोनिया गांधी सत्ता में आ गई हो वापस, लेकिन जिस तरह से बूस्टर डोज निर्मला सीतारमण ने दिया, हाँ। जिस अगस्त में अगस्त क्रांति की आप बात कर रही थी, जो 370 का बूस्टर डोज रहा, उसके बाद पहले चुनाव हो रहे हैं, 35 से हटने के बाद पहले चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा चुनावों में जो बहुत भारी बहुमत से दोनों राज्यों में पार्टी जीती, उसके बाद पहले चुनाव हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के काम के भी चुनाव हो रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को नमोहर लाल लोग नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से कहा जाए तो विपक्ष को अभी बहुत बड़े बूस्टर डोज की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से बिखरे हुए हैं और जिस तरह से उनके यहाँ भगदड़ मची हुई है, लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा भगदड़ की आपने बात की, महाराष्ट्र में तो ऐसी भगदड़ मची है, मैं आपको बताऊं अमिताभ जी, पिछले 3 महीनों में तकरीबन 18 से ज्यादा नेता जो है वो कांग्रेस एनसीपी छोड़कर बीजेपी शिवसेना में शामिल हो गए हैं और 18 में से 12 अकेले जो है वो एनसीपी के हैं। शरद पवार जो है वो सिर पकड़कर बैठे हुए हैं फिलहाल कि करें तो करें क्या। क्योंकि महाराष्ट्र का हम जिक्र कर रहे हैं, जल्दी से आशीष सिंह का रुख करना चाहेंगे। आशीष हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं, आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और आशीष, आपके पीछे मैं लोगों को देख पा रही हूँ, खबर तो पहुंच गई होगी कि महाराष्ट्र के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने वाला है, बिगुल बजने वाला है। किस तरह का मूड है? मुंबई इस बार क्या कह रही है? किसकी सरकार बनने जा रही है? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक कैपिटल है मुंबई, और जैसे ही महाराष्ट्र में चुनावों की तारीखों का ऐलान की जो है जानकारी लोगों को मिली, खासतौर पे व्यापारियों को, तो वो जो है वो सजग हो गए। ये व्यापारी हैं और उन्हीं से हम बात करना चाहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, ऐसे में उसे किस तरह से देखते हैं? भविष्य में इसका क्या असर, और सबसे अहम बात, किसकी सरकार बन सकती है? हम तो ये देख रहे हैं कि आज बिजनेस एकदम बीमार हो गई है, युवा बेरोजगार हो गया हुआ है, और जो आने वाली सरकार है उससे बहुत उम्मीद लगा के हम बैठे हुए हैं कि आज कल जैसा न्यूज हमने देखा कि कॉर्पोरेट जगत को इतनी बड़ी छूट दे दी है। एक चीज बताएं, जो डेट अनाउंस हुई है उन डेट्स को लेके क्या कहना है? क्योंकि डेट्स अनाउंस होंगी अभी कुछ देर बाद, 40 दिन तकरीबन एक माना जाए कि जो है उसके बाद जो है इलेक्शन जो है वो कंडक्ट शुरू हो जाएंगे एक तरह से। अभी तो हम लोग मंदी के मार से उभरे नहीं थे, और दिवाली का सीजन जो हम लोग को कमाने का सीजन आ रहा है, और उसमें ही इलेक्शन का अनाउंस हो गया। उसमें हम लोग क्या कमाएंगे? पहले से हम लोग इतने कर्जे में और मंदी के मार से झेल रहे, और हमारे कोई आदमी रुकेंगे नहीं दिवाली में, हमारे साथ गाँव चले जाएंगे। आदमी रुकने की बात नहीं की जा रही कि ज्यादातर लोग गाँव में रहेंगे, कहीं ना कहीं इसका इलेक्शन पर प्रभाव पड़ेगा? ये सही बात है, प्रभाव बहुत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मुंबई में खास करके उत्तर बिहार से ही ज्यादा लोग आते हैं, और ये दिवाली का जो ये छुट्टी होता है, बच्चों की छुट्टी, ऑफिसेज की छुट्टी, ये आफ्टर 6 मंथ के बाद होता है। इस समय में ऐसा होगा कि आदमी गांव जाने की तैयारी में रहता है, गांव में रहते, उस समय में ये इलेक्शन कराना ठीक हमारे हिसाब से तो नहीं लग रहा। हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, एक आम आदमी। एक चीज आप बताएं कि ये जो इलेक्शन है उसमें सत्ता किसकी बनने की उम्मीद लगती है? इसमें तो सत्ता हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग बहुत थक चुके हैं, अभी जो सरकार है, तो ऐसा हम लोग को उम्मीद करते, एक्सपेक्ट करते हैं कि कांग्रेस की सरकार हम लोग को चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होनी है उसको लेकर मतभेद जरूर बना हुआ है, जो यहाँ पे खासतौर पे व्यापारी, क्योंकि भीतर थोड़ा असंतोष जो है वो साफ यहाँ दिखने के लिए मिल रहा है। लेकिन हम बात कर रहे हैं मुंबई की। मुंबई में एक जगह आप मौजूद हैं जहाँ लोगों का ये सेंटिमेंट सामने आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के जो सेंटिमेंट है, चाहे वो व्यापारियों का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे मिडिल क्लास का हो, हर वर्ग पर कहीं ना कहीं बीजेपी की नजर होगी, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, और इन दोनों ही राज्यों में वापस सत्ता में आना बीजेपी का लक्ष्य है। हमारे साथ बीजेपी मुख्यालय से हमारे संवाददाता विक्रांत यादव जुड़ गए हैं, जो कि बहुत ही पैनी नजर रखते हैं पूरी तरह से बीजेपी की जो रणनीति होती है उसको लेकर के। तो विक्रांत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी की तैयारियां पूरी हो चुकी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान तो आज होगा, लेकिन उससे पहले ही इन तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री दौरे पर चल रहे हैं। झारखंड तो चलो अब बाद में चुनाव होगा, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा में मुख्यमंत्रियों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर यात्रा खत्म कर चुके हैं, और पीएम मोदी इन दोनों चुनावी राज्यों में पहले ही यात्रा करके आ चुके हैं, यानी बीजेपी की तैयारी सबसे आगे। देखिए नेहा, अगर ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव में जो बड़ा बहुमत मिला था उसके बावजूद बीजेपी उसके बाद भी घर नहीं बैठी, और जिन राज्यों में चुनाव होना है उनकी तैयारियों में जुट गई थी, और ये साफ दिखाई भी दे रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की यात्रा की बात करें, या फिर हम झारखंड की बात करें, या फिर हरियाणा की। तीनों मुख्यमंत्री जहां जहां 4 राज्यों में अगले 1 साल के अंदर, अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होना है, तो 2 की आज डेट अनाउंस होगी। 3 मुख्यमंत्री उनके पहले से ही सड़कों पर थे, पदयात्रा कर रहे, अपने रथ यात्रा कर रहे थे, लोगों के बीच में थे। सबसे
बड़ी बात कि बीजेपी को जो ऐतिहासिक बहुमत मिला था इस बार 2019 में, तो उसमें और अभी तक में कोई खास परिवर्तन, कोई खास बदलाव नहीं आया है, बल्कि बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि इसके बाद जो अगस्त में 370 को लेकर के फैसला हुआ उसने उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी ही की है जो लोगों का मूड था 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान के समय। तो बीजेपी का मानना है कि उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। कुछ चिंताएं अर्थव्यवस्था को लेकर जरूर थी और निश्चित तौर पर पार्टी भी इससे चिंतित थी कि इसका कुछ ना कुछ असर हो सकता है जनता के बीच में। इसी कारण जो कल कदम उठाए उसको कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने जो ऐतिहासिक बजट कहने की बात कही थी इस बार, उससे वो बैक ट्रैक किया, उसने वापस उस पर गया और उसने जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको राहत देने की कोशिश की ताकि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाया जा सके। लेकिन बीजेपी का साफ ये कहना है बाजार जो है वो एकदम से ऊपर चढ़ गया। तो बीजेपी समझ रही है कि उसके सामने क्या चुनौतियां हैं और क्या वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, मसलन राष्ट्रवाद का मुद्दा, मसलन 370 को खत्म करना, जिनको बीजेपी चुनाव में पूरी तरह से भुनाएगी। तो बीजेपी ने अपना रास्ता साफ कर लिया है। लेकिन अरुण सिंह हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर मौजूद है। अरुण, कांग्रेस पार्टी का क्या? कांग्रेस कहती तो है कि दोनों राज्यों में सीधी फाइट में वो है बीजेपी के साथ, पर जमीन पर फाइट में दिखाई कहां दे रही है कांग्रेस? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जहां जीत की तरफ देख रही है, कांग्रेस सम्मान बचाने की तरफ देख रही है। अगर आप कांग्रेस के नेताओं से ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे तो वो कहेंगे किसी तरह से इज्जत बच जाए। बीजेपी 100 वजह बता देगी आपको जीत की, लेकिन कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ उम्मीद, आशा, अपेक्षा, आकांक्षा पर रुकी हुई है। आपको दोनों स्टेट की हालत बताते हैं हम। हरियाणा में देखिए, आपकी कुछ दिन पहले ही नेतृत्व का मामला सुलझा है। वहां दो नेता अब भी नाराज हैं। अशोक तंवर की बात करें, किरण चौधरी की बात करें, वो दोनों कहीं किसी पार्टी के फंक्शन में नहीं जा रहे हैं, न अपने समर्थकों को जाने दे रहे हैं। उनका कहना था कि पिछले 5 साल हुड्डा ने जो उनके साथ किया वही अब वो हुड्डा के साथ करेंगे। पार्टी बिखरी हुई है, जितने नेता हैं उतने गुट हैं। आप रणदीप सुरजेवाला की बात करिए, आप हुड्डा की बात करिए, आप अशोक तंवर की बात करिए, आप किरण चौधरी की बात करिए, जितने नेता हैं, कुमारी शैलजा की बात करिए, सारे नेता अपनी अपनी डफली और अपना अपना राग। तो जो मिशन 75 पार है खट्टर का, वो अगर देखें तो सामने कांग्रेस के नेता कहते हैं, पहले तो कहते थे इकाई में हम आ जाएं तो बड़ी बात है, अब कह रहे हैं दहाई छू लें तो बड़ी बात है। महाराष्ट्र की अगर आप बात करिए, वहां पर एक एक करके नेता लगातार एनसीपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां छोड़ के जा रहे हैं। जो माहौल एनसीपी और कांग्रेस के खेमे में है वो किसी से छुपा नहीं है। और कुछ दिन पहले ही चुनाव के आप देखिए, उर्मिला मातोंडकर, कृपाशंकर सिंह, ऐसे नेता जो मुंबई में थोड़ी बहुत पार्टी की तरफ लोगों को ला सकते थे, वो भी पार्टी छोड़ के गए। वो उनके पास वोट कितना था ये दीगर बात है, लेकिन पार्टी के पहले अगर नेता चुनाव के पहले पार्टी छोड़ते हैं तो संदेश कैडर में कहा जाता है, वो आप बखूबी समझ सकते हैं। और मिलिंद देवड़ा की बात करिए, कुछ दिन पहले उनको रीजनल कांग्रेस का अध्यक्ष मुंबई का बनाया गया, अब किसी और को बना दिया गया। तो बिखरी हुई पार्टी समेटने में लगी है, जीतने की तरफ नजर नहीं, उसकी बस सम्मान बचाने की तरफ। बात कांग्रेस पार्टी ने आपसे कही थी, वो आपने ऑन रिकॉर्ड यहाँ न्यूज 18 इंडिया पे रख दी कि सिंगल डिजिट नहीं, हम दहाई छू लें अगर तो इज्जत बच जाए। तो अगर ये कांग्रेस पार्टी का हाल है अमिताभ जी, तो फिर तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है और अभी से हथियार डाल देना मतलब किस तरह की स्थिति होगी विपक्ष की, वो हम समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरा जल्दी से मैं रवि सिंह के पास जाना चाहूंगी। फरीदाबाद से रवि सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद की जनता रवि क्या कह रही है? अब से तकरीबन आधा घंटे बाद, आधा घंटे से भी कम का वक्त बचा है, चुनाव आयोग हरियाणा के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। मनोहर लाल खट्टर और उनके कामकाज को लोग वहां कैसे देख रहे हैं? पॉपुलर है या नहीं खट्टर साहब फरीदाबाद की जनता के बीच? है कि हरियाणा में चुनाव जब होगा उसका काफ़ी कुछ असर, क्योंकि दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है और दिल्ली में कोई किसी तरीके का फैसला होता है मसलन केंद्र सरकार की तरफ से, उसका असर सीधे पड़ता है। और अगले साल क्योंकि दिल्ली के भी चुनाव है तो कोशिश यही होगी कि हरियाणा पर फतह जारी किया जाए और क्योंकि बीजेपी को दोबारा जो है सत्ता में उसको कंटिन्यू रखना है। तो हमारे साथ में कुछ लोग हैं यहाँ के फरीदाबाद के लोग, जो आम लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताइए कि फरीदाबाद में मुद्दे क्या हैं और क्योंकि चुनाव के तारीखों की घोषणा अब से थोड़ी देर के बाद होने वाली है, तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के? बताओ, आप बताइए जी। बीजेपी की तरफ से तो हमें कोई मुद्दा नहीं है। जितने भी काम चल रहे हैं, गंदगी फैल रही है, 400 आदमी को दोबारा भर्ती करने कह रहे हैं। नगर निगम वाले को जो 400 आदमी छटनी हुई है उन्हें दोबारा भर्ती करने करें। ये तो हर तीसरे महीने का काम है इनका। ये जितने भी कर्मचारी नगर निगम के हर तीसरे महीने काम है इनका, भत्ता बढ़ाओ, अभी कुछ कोई ना कोई एलिगेशन लगा के आज खट्टर साहब ने आपसे थोड़ी देर पहले, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनके कई सारे लोकल मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दों पर हम आएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में जो स्थानीय मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं, वो भी कहीं ना कहीं छाए रहेंगे। लेकिन इन सब के ऊपर ये तय है कि बीजेपी राष्ट्रवाद, धारा 370 को हटाने, पाकिस्तान पर जिस तरह से
मोदी सरकार ने शिकंजा कसा है, उन तमाम चीजों को बड़ा बनाएगी, वो एजेंडा का हिस्सा होंगे। और साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर चोट, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता पी चिदम्बरम जैसे जेल की हवा खा रहे हैं। और दूसरी ओर विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, इस हमले का, बीजेपी की तरफ से सियासी हमले का कैसे सामना करेगी, वो भी देखने वाली बात होगी। आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है चुनाव की। अब से कुछ वक्त बाद ठीक दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ ही सबसे बड़े दंगल की एक बार फिर से शुरुआत। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आज चुनाव के लिहाज से खास दिन है, क्योंकि आज एक बार फिर से विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है। 4 महीने पहले ही आपको याद होगा, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे तो एक प्रचंड बहुमत मिला था भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा बनकर उभरा था। और तकरीबन 4 महीने बाद एक बार फिर से 2 राज्य, हरियाणा और महाराष्ट्र, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें, महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें, दोनों ही कमल की सरकार यानी बीजेपी की सरकार। हरियाणा में मिशन 75+ का लक्ष्य लेकर के बीजेपी आगे चल रही है, तो महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश ये कि लोकसभा चुनाव की जीत को आगे बढ़ाते हुए इन दोनों राज्यों में फतेह करे किला। पर सवाल ये है कि विपक्ष बिखरा ही सही, विपक्ष क्या कहीं ना कहीं रास्ते में आकर चुनौती पेश करेगा। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। और चुनाव आयोग की 12 बजे शुरू होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हम कोशिश कर रहे हैं जानने की कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी मूड किस तरह का है। तो जल्दी से अपने संवाददाताओं का हम एक बार रुख कर लेते हैं। देखिए, ये वीडियो वॉल पे आप देख पा रहे हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग जगह से हमारे साथ मौजूद है। मैं एक बार मोहित का रुख करना चाहूंगी। मोहित, आप चंडीगढ़ में हैं, जरा ये बताइए कि जिस मुद्दे को बीजेपी हर मंच से, हर रैली से उठा रही है, खुद प्रधानमंत्री मोदी भी, धारा 370 का कश्मीर से हटना, ये मुझे बताया जा रहा पंचकुला में है। ये पंचकुला की जनता के बीच मुद्दा है या नहीं है? देखिए, अगर बीजेपी के आप किसी भी नेता को कहेंगे कि आप तो राष्ट्रीय मुद्दों पर ये चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा का, तो उनका कहना है कि राष्ट्र की बात क्यों ना करें, क्योंकि हरियाणा के सबसे ज़्यादा जो सैनिक हैं, नौजवान हैं, वो बॉर्डर पर मौजूद हैं और शहीद भी होते हैं। उनके पार्थिव शरीर जब आते हैं तो पूरा हरियाणा हिल जाता है। तो ये बिल्कुल मुद्दा है या नहीं, इसका जवाब जनता से ही ले लेते हैं। आप ये बताइए, 370 की बात करें, कश्मीर की बात करें, राष्ट्रवाद की बात करें, बीजेपी इन मुद्दों को कह रही है कि हम हरियाणा विधानसभा चुनाव में लेकर जाएंगे क्योंकि राष्ट्रवाद भी हरियाणा का मुद्दा है। आप लोग इस बात से सहमत हैं? राष्ट्रवाद तो ये तो जरूरी है कि हमारा जो राष्ट्रवाद है वो सबसे पहले है, हर आदमी समझता है और हर आदमी खुश है कि 370 और 35A हटाना बहुत जरूरी था हमारे हिंदुस्तान। यानी ये फायदा देगा बीजेपी को हरियाणा चुनाव में? बिल्कुल फायदा देगा, बहुत फायदा देगा। अच्छा, आप ये बताइए, सिखों की भी काफ़ी बड़ी आबादी है और आप कह रहे थे कि कोई सिख बड़ा चेहरा हमें सरकार में दिखा नहीं। अकाली दल भी इस बार कह रहा है कि हम बीजेपी अगर सीटें नहीं देगी तो हम अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। तो आप क्या चाहते हैं, सिख जो मतदाता है वो क्या चाहता है? हाँ, मैं ये चाहना कि हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी सरकार बहुत कामयाब सरकार रही ਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿयाणा सरकार और भी ज़्यादा कामयाब होएगी। अच्छा, एक और बड़ा सवाल जो स्टूडियो से हम नेहा पूछ रही हैं कि पाकिस्तान को लेकर जो सरकार का स्टैंड है, राष्ट्रवाद की बात करें, कश्मीर की बात करें, 370 की बात करें, ये सब मुद्दों को सोचकर आप वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। अगर ये मुद्दे हमारे लिए बड़े प्रमुख मुद्दे हैं, इसमें देश की साख लगी हुई है और हम पक्का वोट करेंगे। तो ये बिल्कुल मुद्दे हैं नेहा, हरियाणा में राष्ट्रवाद, कश्मीर, 370, इन सब बातों का जनता को पता है और ये लेकर बीजेपी चुनाव में उतरेगी और जनता भी इस सब मोहित एक तरह से पहले ही नब्ज पकड़ ली ऐसा लग रहा है, और जो उसका सबसे स्ट्रॉन्ग फुटिंग है, सबसे स्ट्रॉन्ग पिच है राष्ट्रवाद, उसी पर बैटिंग को लगातार करिए। विक्रांत, मैं जल्दी से आपके पास आना चाहूंगी, क्या ये तय माना जाए कि इस चुनाव में बीजेपी के 2 मुद्दे सबसे अहम होंगे? एक तो राष्ट्रवाद का मुद्दा और दूसरा जिस तरह से मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर चोट की और उसमें नाम गिनाए जाएंगे सिरे से कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है या जो इन आरोपों में जेल की हवा खा रहे हैं। विक्रांत, बिल्कुल नेहा, ये सब मुद्दे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर रहेंगे। और नेहा, किस तरीके का कॉन्फिडेंस इस समय बीजेपी का है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हरियाणा में वो 75+ की बात कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में अभी गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। ये उम्मीद जरूर है कि गठबंधन अगले कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन जिस शिवसेना की बैसाखी पकड़ करके, जिसका साथ लेकर के बीजेपी ने महाराष्ट्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश की थी आज से 30 साल पहले, आज स्थिति राज्य में यह है कि बीजेपी वहां पर अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत रखती है, लेकिन शिवसेना अकेले नहीं जा सकती। और शिवसेना को
जो 50-50 की बात शिवसेना कर रही है, अब उसे बीजेपी की शर्तों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा और बीजेपी निश्चित तौर पर राज्य में, महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेगी। हरियाणा हो चाहे महाराष्ट्र हो, बीजेपी हर जगह इस वक्त बहुत मजबूत स्थिति में है और इसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हर मुद्दे के बीच में सबसे बड़ा चेहरा जो छाया वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का।